everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUH स्टाफ नर्स की तैयारी। जो बच्चे बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स की, तो प्लीज़ आप अपना बेसिक क्लियर करिए, थ्योरी क्लियर करिए, जितने ज़्यादा हो सके आप थ्योरी पढ़िए। पेपर अभी डिले हो रहा है तो आपको टाइम मिल रहा है, इट इज़ गुड फॉर यू कि आपको टाइम मिल रहा है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है तैयारी करिए, MCQs करिए। मैं ऑलरेडी इस चैनल पे 457 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इनक्लेक्स बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड है एंड प्रैक्टिकल बेस्ड MCQs हैं, जैसे कि BFUHS में आते हैं। BFUHS में कभी भी डायरेक्ट MCQs आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सो इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी इनकरेज हो पाऊँ। एंड अगर किसी को ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस करनी है, चाहता है कि BFUHS का पेपर इस बार क्लियर करना ही है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हो रही हैं उसके एडिशन में 250 के साथ, सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही MCQs के PDF, जिसमें आपको आंसर प्लस राशनल मिलेंगे। साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 200 प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स हैं। साथ ही में आपको जो BFUHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर एक टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर के BFUHS के पेपर्स के साथ आंसर की प्रोवाइड करूँगी एंड आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यूट्यूब वाले क्वेश्चंस भी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। एंड साथ ही में आपको एक और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिल रही है, जो कि ओनली इन 249 रुपीज़ में आप मेरे से बाय कर सकते हैं। 250 रुपीज़ में आपको ये सब मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आपको इससे बहुत ही अच्छा पेपर क्लियर हो सकता है, सो वाई नॉट टू बाई इट। एंड अगर आपको बाय करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि आपको बाय करने हैं। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आके आप डायरेक्टली मेरे से बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए पेपर क्रैक करने के लिए। सो मैं अपना जो लिंक है ये टेलीग्राम का, वो पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, सो आप इजीली बाय कर पाएँ। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 458 क्वेश्चन एंड तो क्वेश्चन है, व्हेन एक्सप्लेनिंग द रिस्क फॉर हैविंग अ चाइल्ड विद सिस्टिक फिब्रोसिस टू है हस्बैंड एंड वाइफ, द नर्स शुड टेल देम। तो अगर किसी चाइल्ड को रिस्क है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो हम उस जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको नर्स क्या बताएगी? द रिस्क इज ग्रेट व्हेन द बोथ क्लाइंट्स हैव द रिसेसिव जीन, द जीन इज कैरिड ऑन X chromosome and there is a little risk the disease will occur if the child is a male, the disease does not have a genetic basis। सो आपको पता होना चाहिए पहले तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस लिख लेना आप, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये तब होता है जब बोथ द पेरेंट्स में रिसेसिव जीन हो, डोमिनेंट नहीं, मतलब बोथ द पेरेंट्स कैरिंग दिस जीन, बट उनको नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, रिसेसिव जीन लेके चल रहे हैं, और दोनों का वो रिसेसिव जीन कंबाइन होके बच्चे में चले जाए। सो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि उस चाइल्ड में क्या हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो हम पेरेंट्स को क्या बताएंगे कि मे बी यू बोथ हैव दिस जीन्स, दैट वाई क्या है इस बच्चे को होने का रिस्क, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई ऐसी डिसीज़ कंडीशन पढ़ते हैं तो वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेटिव है, जैसे भी आपको मतलब पता होना चाहिए, क्रोमोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो ये जो डिसीज़ कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा BFUHS में देखी जाती हैं। सो आप इनको अच्छे से पढ़िए। सो देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क व्हेन बोथ द क्लाइंट्स हैव अ रिसेसिव जीन्स ऑफ this disease condition. Next, the client complains of severe vulvar pruritus and a yellow-green malodorous vaginal discharge. The nurse recognizes the symptoms suggest. सो एक क्लाइंट है, कंप्लेन कर रहा है कि उसको स्वीयर वल्वर प्यूराइटिस हुआ है और उसको येलो ग्रीन मेलोडियस सा जो है वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है। सो द नर्स उसको क्या, किस सिम्टम के लिए रिकॉग्नाइज करेगी? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमेंडिया या फिर ट्राइकोमोनियासिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो येलो ग्रीन डिस्चार्ज है ये मेन सिम्टम है ट्राइकोमोनियासिस का। जो भी पेशेंट बच्चे ने इस डिसीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ा है, सो देयर इज़ अ फर्स्ट उसका जो देखने को मिलता है, पहली बात तो प्यूराइटिस देखने को मिलता है वल्वर एरिया में, एंड येलो ग्रीन जो है उसका वजाइनल मेलोडियस सा जो है वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। सो ये जो है सिम्टम्स किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ट्राइकोमोनियासिस जो है डिसीज़ कंडीशन को।
नेक्स्ट है फॉलोइंग सर्जरी टू evaluate द इफेक्टिवनेस ऑफ अ क्लाइंट्स यूज ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, द नर्स शुड डिटरमाइन इफ द क्लाइंट, तो अगर किसी पेशेंट की इफेक्टिवनेस देखनी है, वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ कर रहा है, तो नर्स क्या करेगी, कैसे डिटरमाइन करेगी? हैज़ इंक्रीज्ड सर्कुलेशन इन द एक्सट्रीमिटीज, रेडी टू एम्बुलेट विदाउट पेन, हैज़ स्ट्रॉन्गर एब्डोमिनल मसल, कैन ब्रीथ ईजियर। सो हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ कर रहा है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्यों दिया जाता है? ताकि वो डीप ब्रीदिंग करे और उसकी जो ब्रीदिंग है वो ईजियर हो सके। अगर वो अब ब्रीथ कर रहा है ईजियर, तो इट determines that the incentive spirometer is effective on that patient. So option 4th is right. नेक्स्ट है, इसमें क्या था कि आपको प्रोसीजर का मीनिंग, पर्पस, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर का जो प्रोसीजर है उसका जो पर्पस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि हम अगर किसी प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें इवैल्यूएशन भी पढ़ते हैं कि एंड में उस प्रोसीजर को करके पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को क्या चीज़ रिलीफ होती है, उसको क्या चीज़ मिलती है। सो इंसेंटिव स्पायरोमीटर अगर हम कोई क्लाइंट यूज़ करता है तो एंड में उसकी जो ब्रीदिंग है वो ईजियर होती है। सो इसमें ये देखो, ये था प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन करो आप। अ नर्स इज ऑब्टेनिंग द हिस्ट्री ऑफ एन इन्फेंट विद सस्पेक्टेड acute otitis media, what should the nurse ask the parents about? तो अगर नर्स ऑब्टेन कर रही है हिस्ट्री की इन्फेंट की जिसको सस्पेक्टेड है कि acute otitis media हो सकता है। acute otitis मतलब इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर, इन्फ्लेमेशन इन द मिडल ईयर। तो नर्स पेरेंट्स से क्या पूछेगी? पोजिशनिंग ऑफ अ क्लाइंट व्हेन टेकिंग अ बॉटल, covering of a client's ears when out in the cold, through drying of a infant's ear after a bath, thorough drying, immunization status of the client. So इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी जो टाइटस मीडिया के केसेस हैं इन्फेंट में देखे जाते हैं, यहाँ पे इन्फेंट की बात हो रही है, वो क्यों देखे जाते हैं? जो इन्फेंट्स लेट के दूध पीते हैं ना, जिनका हम नेक से थोड़ा फोल्ड नहीं करते, बोलते हैं ना गोदी में दूध लेट के उसको कभी बॉटल नहीं देनी, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेंड करके बॉटल देनी है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जब वो लेट के दूध पीता है, सो देयर इज़ अ चांसेस जो मिल्क है वो कहाँ पे जाए, स्टेशन ट्यूब्स में जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए नर्स पेरेंट्स से पूछेगी कि कहीं वो उसको जो बॉटल है दूध की वो कहीं लेट के तो नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उनमें ये चांसेस होता है। इसीलिए कहते हैं जब इन्फेंट को दूध पिलाओ तो उसको बॉटल गोदी अपनी गोदी में रख के उसको, और उसका जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर को टिल्ट करना है ताकि उसका जो फ्लैट है सुपाइन पोजीशन ना बने, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज हैविंग अ इलेक्टिव सर्जरी अंडर जर्नल एनेस्थीसिया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेंट से क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर किसी की इलेक्टिव सर्जरी हो रही है जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना? नर्स की, सर्जन की, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या द नर्स एनेस्थीसिस्ट? सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे हमेशा नर्स को करते हैं बिकॉज क्या होता है हॉस्पिटल्स में नर्स कंसेंट साइन कराती है। नो, when you will go for a government hospital, आपने देखा होगा, but in the प्रॉपर इज द जो पर्सन सर्जन है जो कि सर्जरी कर रहा है, जो फिजिशियन सर्जरी कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट करना, ठीक है, साइन करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो तो डॉक्टर बोल देते हैं नर्स को कि आप इसको करवा के आओ, नो, इट इज़ अ सर्जन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने पास खड़े होकर सर्जरी के बारे में समझाए, कंसेंट के बारे में समझाए पेशेंट के रिलेटिव्स को और उनसे साइन ले। Next, the family of an elder client with a terminal cancer inquires about hospice services. The nurse explained the hospice care. So देखो अगर एक elderly client है, उसकी family, उसको terminal cancer है, मतलब end of the life हो रही है, उसकी terminal cancer है, तो जो family है information ले रही है hospice services की, तो nurse इसके बारे में क्या explain करेगी? Focus only on the need of the client, can only be provided in an inpatient setting, is staffed exclusively by professional health care worker, focus on a supportive care for client and family. So अगर किसकी हॉस्पाइस केयर हो रही है, सो उसमें हम सपोर्टिव केयर देते हैं ताकि पेशेंट को अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ पेन हो रही है वो रिलीफ करेंगे, उसको कंफर्ट देंगे, उसको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएंगे, उसके क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करेंगे। सो नर्स जो है हॉस्पाइस केयर के बारे में ये सब एक्सप्लेन करेगी टू द पेशेंट्स फैमिली। नेक्स्ट है
देखो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप बाय कर सकते हैं 249 रुपीज़ में, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे, आंसर प्लस रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, साथ ही में आपको BFHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, जिन टॉपिक्स में से पर टॉपिक 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। मेरे सेल्फ मेड नोट्स है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे विद आंसर की, साथ ही में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगी एंड आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिल रही है ओनली 249 रुपीज़। तो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपके, और अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे को मैसेज करके बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फुल ऑन करिए। Next, a primary gravilar client at 8-week gestation tells the nurse that she doesn't like milk. To ensure the client consume an adequate intake of milk product, the nurse should instruct the client that 8 oz glass of milk is equal to which of the following. तो एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है, 8 वीक की गेस्टेशन में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है अपने, वो नर्स को बोल रही है कि उसको दूध बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो इंश्योर करने के लिए कि मदर जो है वो प्रॉपर मिल्क ले रही है, तो क्लाइंट जो है 8 ऑज ऑफ मिल्क ले, तो वो किसके इक्वल है? 2 tablespoon of Parmesan cheese, 1.5 cup of milkshake, 1.5 to 2 slice of pre-sliced American cheese, या फिर हाफ कप ऑफ कॉटन चीज़। देखो कॉटेज चीज़, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको ऑज कन्वर्टेड इनटू स्पून्स, इनटू टेबल स्पून्स, कप, तो ये ऑज इनटू स्पून्स, ये सब आप याद करके जाना, इंचेस, फुट, सब मतलब हर चीज़ आपको ऐसे आ सकती है, इनको अच्छे से करके जाना। और जो वो आप पूछ रहे हो कि मैम आप हमें वो करवा दो ड्रग डोज कैलकुलेशन, उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो जो अपलोड करूँगी जो कि आपको इजीली बता पाऊँ कि कैसे होता है। सो इसमें 8 ऑज ऑफ मिल्क किसके इक्वल होता है? 1.5 to 2 स्लाइसेस ऑफ प्री स्लाइस्ड अमेरिकन चीज़, तो इसके इक्वल होता है। सो नर्स जो है चेक करेगी कि इतना इक्वल, इंस्ट्रक्ट करेगी कि इतना दूध और इतना सब तुम्हें लेना ही लेना है, ताकि तुम्हारी जो कंजम्पशन है वो पूरी हो पाए। Next है, the parent of 2-week-old infant bring the child to a clinic for a checkup. The parents express concern about the baby's breathing because the infant breathe quickly for a while then breathe slowly. The nurse interrupts this finding as an indication of which of the following. तो एक पेरेंट्स है 2-week-old infant को क्लिनिक में लेके आते हैं चेकअप के लिए और अपनी कंसर्न बताते हैं कि जो चाइल्ड है, उनका जो इन्फेंट है 2 वीक्स ओल्ड, वो ब्रीद एकदम से बहुत तेज़ करता है और एकदम से स्लो कर देता है। तो ये नर्स जो है इंटरप्ट करेगी किस चीज़ की इंडिकेशन है? अ नॉर्मल पैटर्न्स इन इन्फेंट ऑफ दिस एज, द नीड फॉर एन एपनिया मॉनिटर, अ नीड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग फॉर द मदर, द नीड फॉर द चेस्ट रेडियोग्राफ। सो क्या होता है, अगर आपने इन्फेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इट इज़ अ नॉर्मल पैटर्न। जो इन्फेंट्स होते हैं वो ये ऐसा ही ब्रीदिंग पैटर्न शो करते हैं इस एज में, क्योंकि एज ओनली 2 वीक्स ओल्ड है। सो इन्फेंट्स जो है 28 डेज़ में जो अगर आप देखोगे तो ऐसा ही एकदम से तेज़ सांस लेंगे फिर स्लो डाउन हो जाएंगे। सो इट इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग इन दिस एज ग्रुप और इन द इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेक्योस्टमी? कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ट्रेक्योस्टमी से एसोसिएटेड है? डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डैमेज टू द लेरेंजियल नर्व, नीमोथोरिक्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वैसे तो ये सारे ही हैं, मतलब सब ये है इसकी लेट, जो कि बहुत ज़्यादा लेट, काफ़ी टाइम से ट्रेक्योस्टमी, पर सबसे ज़्यादा जो फॉलोइंग एसोसिएट करती है पहले ही, दैट इज़ डैमेज टू द लेरेंजियल नर्व, जो कि मोस्ट कॉमन है। जब भी किसी की ट्रेक्योस्टमी डलती है तो लेरेंजियल नर्व को डैमेज होना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है कि वो शायद ही, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसकी है ट्रेक्योस्टमी की, लेरेंजियल नर्व damage. Which of the following dietary strategies best meet the nutritional needs of a client with acquired immunodeficiency syndrome? So अगर किसी को एड्स है तो ऐसी कौन सी डाइटरी स्ट्रेटजीज हैं जो कि बेस्ट रहेंगी इस क्लाइंट की डाइटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए? टेल द क्लाइंट टू ईट अ लार्ज मील फ्रीक्वेंटली, encourage mega dose of nutritional supplements, instruct the client to cook food thoroughly and adhere to safe food handling practices. Tell the client to prepare food in advance and leave it out to eat small amount throughout the डे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर किसी पेशेंट को इन सब चीज़ों की नीड है, ठीक है, तो आप उनको कैसी डाइट दोगे, उनकी कौन सी ऐसी डाइट है जो कि बेस्ट रहेगी उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करने के लिए अगर एड्स वाला पर्सन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हैं आपने, और जिन्होंने कल का क्वेश्चन है वो उसका जो राइट ऑप्शन था दैट प्लीज़ कम विद मी सर, आई नीड सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसा क्यों? देखो,
जब एक डॉटर एंड फादर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनको स्टॉप हीलिंग, प्लीज़ बी क्वाइट, और इफ़ यू डोंट स्टॉप हीलिंग इज़ लाइक वी आर कमांडिंग फादर इन फ्रंट ऑफ डॉटर। उसकी डॉटर के सामने हम फादर को ऐसे बिहेव कर रहे हैं जो कि डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है एक डॉटर के सामने फादर को बोलना। सो इसलिए हम उसे प्यार से बोलेंगे, प्लीज़ कम विद मी सर, आई नीड सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि उस डॉटर को ऐसे ना लगे कि उसके फादर को हम डांट रहे हैं, या फिर फादर को ऐसा ना रखे कि उसकी डॉटर के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। सो इस क्वेश्चंस को लॉजिकली समझा करो, ऐसे मत किया करो कि ऐसे कैसे हो सकता है। नो, आपको थोड़ा क्वेश्चन अपना दिमाग लगा के करना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो अपने माइंड में, उसको दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना जो कि ऐसे हों, ठीक है। अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इट मीन्स आपका बेसिक और लॉजिकल क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं मेंटेन, सो उनको प्रैक्टिस करो। अगर आपको बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़, ऐसे ही एमसीक्यूज़ के पीडीएफ जो कि आपको ओनली 249 रुपीज़ में आंसर विद रैशनल मिलेंगे। साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर बीएफएचएस के पेपर विद आंसर की मिलेगी, बीएफएचएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड साथ ही में आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ जो कि आप 249 में बाय कर सकते हैं कमेंट करके मेरी टेलीग्राम का लिंक लेके, और मैं अपने जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। सो आप वहाँ पे क्लिक करिए और बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।